उत्सर्जन तंत्र में अगर आप देखें तो उत्सर्जन तंत्र में जो अगला टॉपिक आता है तो वो आता है श्वसन तंत्र। यानी अगला टॉपिक आता है हमारा श्वसन तंत्र आता है। बहुत ध्यान से समझना, छोटी बड़ी डेफिनेशन समझने की है, बाकी सब नॉर्मल। अब उत्सर्जन तंत्र में अगला टॉपिक जो आता है, यानी उत्सर्जन यकृत भी करता है और आपको पता होगा फेफड़े भी करते हैं, और उस फेफड़े में ही क्या आ जाता है, श्वसन तंत्र आ जाता है। अब श्वसन तंत्र होता क्या है, बात को ध्यान से समझना। श्वसन तंत्र क्या है कि जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, तो बेसिक सी बात देखें तो क्या है कि हम तमाम गैसों को ले लेते हैं, ऑक्सीजन रोक लेते हैं और कार्बन डाई छोड़ देते हैं। तो इसे आम भाषा में हम क्या कह लेते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। लेकिन श्वसन तंत्र का काम केवल इतना ही नहीं होता है, बात को ध्यान से देखिएगा। श्वसन तंत्र क्या है कि श्वसन लेने में जो अंग व उसके समूह को ही क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना कि श्वास लेने में, यानी जब हम सांस ले रहे हैं, जो जो अंग मिलकर एक समूह बना रहे हैं, उस पूरे समूह को या सिस्टम को ही क्या कह देते हैं, श्वसन तंत्र कह देते हैं। अब श्वसन तंत्र स्टार्ट कहां से होता है, अब मेन पॉइंट याद रखना। अगर श्वसन तंत्र सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, वायु से। बहुत ध्यान से समझना। और वायु के द्वारा ही वायु कहां जाएगी, नाक में जाएगी। और वायु जाएगी बाहर से, तो एकदम सारी एयर ही है, अंदर तो वो ये एयर है नहीं जो हम अंदर एयर बना लेंगे। बाहर से जब आप हवा लेंगे तो वो नाक के द्वारा ही लेंगे, और नाक के द्वारा कहां आएगी, विंड पाइप में, यानी जिसे क्या कहते हैं, श्वास नली। श्वास नली। और अब वो हवा कहां चली गई, श्वास नली, और श्वास नली के जरिए ही अब कहां जाएगी, फेफड़ों। बहुत ध्यान से समझना। सांस लेने का काम केवल इतना ही नहीं है कि सांस लिया, कार्बन डाई छोड़ दी, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो आपको पता चलेगा, जैसे तुमने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना कि तकिया लगा दिया और आदमी गया, तो वो थोड़ा कैसे होता है उसको समझिएगा कि वायु, नाक, श्वसन नली और फिर कहां जाएगा, फेफड़ों। और फेफड़ों में मौजूद होता है रक्त। बताइए, समझे, फेफड़ों में क्या मौजूद होता है, रक्त। और रक्त में एक चीज होती है जिसे सब जानते हैं, जिसे शॉर्ट में कहते हैं HB, या क्या कहते हैं, होमोग्लोबिन। और होमोग्लोबिन क्या है, एक तरीके का क्या है, वर्णक है। दो बात याद रखिएगा कि हमारा जो खून है उसका रंग लाल किसकी वजह से होता है, होमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। अब यहां से काम स्टार्ट हो जाता है मैं। बहुत ध्यान से समझना कि हमारी वायु कहां जाएगी, नाक, नाक के द्वारा श्वास नली, श्वास नली के द्वारा फेफड़े, और फेफड़े रक्त, और रक्त में क्या है, होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन की एक खास चीज होती है, बहुत ध्यान से समझना, कि जो भी आपने बाहर से एयर ली, आप सोच रहे ना कि किसी बीड़ी पीने वाले के दौरे बैठे, कहीं आप धुएं में बैठे, कहीं पर पिन्नी जल रही है वहां पर बैठे, तो वो सारी ही श्वास नली हमारे सांस अंदर जाएगी सांस के साथ साथ। लेकिन होमोग्लोबिन क्या करता है कि जो भी आपने इस प्रक्रिया से सारी चीजों को लिया होगा, तो होमोग्लोबिन उसमें से दो काम कर लेता है, वहां से ऑक्सीजन को छांट देता है। होमोग्लोबिन की एक खास बात है, वो सिर्फ किसको पकड़ता है, ऑक्सीजन को, और बाकी जो गैसें होती हैं उनको छोड़ देता है। बात को ध्यान से समझ, जैसे चुंबक है उसके द्वारा सब कुछ डाल दो, लेकिन वो किसको चिपकाएगी, आयरन को। लकड़ी वगैरह प्लास्टिक को छोड़ देगी। सेम कंडीशन जब आप यहां से वायु लेते हैं और वायु में तमाम चीजें, गैस आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, सल्फर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ आ रहा है, उनमें से केवल होमोग्लोबिन किसको पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को। और ये प्रक्रिया भी कहां होती है, अब ध्यान से समझना। अब होमोग्लोबिन क्या करेगा, अब इसके कोशिका अंग को देगा, यानी आपके जो ऑर्गन है अंग, और अंग में हमारी सबसे छोटा टिश्यू क्या होता है, कोशिका, यानी ये ऑक्सीजन को कहां पहुंचाएगा, कोशिका अंग में। बात ध्यान से समझना। अब कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर एक स्थान होता है, याद होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यानी यहां से जो ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक लाया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान से समझिएगा हमारा होता है ग्लूकोज। बहुत ध्यान से समझना, जितना हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन वगैरह पोषण पढ़े थे कि ग्लूकोज ले लिया, प्रोटीन ले लिया, लेकिन अब वो एनर्जी कहां आकर बनेगी, वो ध्यान से समझते हैं। तो यहां से जो ऑक्सीजन आएगा कोशिका अंग तक आएगी, और कोशिका अंग में भी किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मौजूद है, ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको बर्न करेगा, यानी जलाएगा। बहुत लोगों को पता होगा, जैसे रमजान वगैरह रखते हैं, जब व्रत वगैरह रखते हैं, तो आप सबको एक बात याद होगी कि 12-1-2 बजे के बाद पेट में आग सी होने लगती है,
तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन ही क्या करती है, वर्न करती है। और आप सब जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन ही होती तो हमारी पृथ्वी भी एक आग का ही गोला होती, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जल्दी क्या करती है, आग को पकड़ती है, और नाइट्रोजन उसको रोकती है, और ऑक्सीजन क्या है, आग को जलाने में सहायक होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन आएगी तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को वो अब तोड़ना शुरू कर देगी। बहुत ध्यान से समझना। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6, और यहां पर कौन मिल गया है, ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन इससे मिलेगी, अब क्या होगा, अब ये इसको कन्वर्ट कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में तोड़ दिया, फिर इसको और तोड़ देगी किसमें, H2O में, और फिर इसमें से निकाल लेगी वो ऊर्जा। और हमारी बॉडी में जो ऊर्जा आपकी संग्रहित होती है वो किसके रूप में होती है, एटीपी के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरी प्रक्रिया को समझना कि कोशिका अंग में जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज मौजूद है। ग्लूकोज को वो कोशिका यानी जो आपकी ऑक्सीजन होगी वो इसके साथ मिलकर ऑक्सीकरण करके वो इसे तोड़ देगी, काय में, कार्बन डाई में, काय में, जल में, और काय में, ऊर्जा। और ऊर्जा में ही किसमें होती है, एटीपी, और एटीपी को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रक्रिया होती है। अब यहां से जो ऑक्सीजन होगी, बहुत ध्यान से समझना, तो जैसे जैसे वो प्रक्रिया से आई थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही वापस हो जाएगी। यानी ऐसे छोड़ते हैं हम अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा आपने सुना होगा कि हाँ, हमने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाई छोड़ दी, तो सभी के माइंड में ज्यादातर ये रहती है कि हमने जो हवा में से कार्बन डाई ली है वो वापस छोड़ दिया। आपकी बॉडी में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपने खाने से इकट्ठा कर ली थी ग्लूकोज वगैरह से, उसको भी क्या करता है, ये फेफड़े ही निकालते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। तो यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है, और पानी की तो हमारी बॉडी में जरूरत होती है, तो वहां से पानी हो जाता है। तीसरी चीज आती है ऊर्जा। अब ऊर्जा कितनी इकट्ठी होती है, अब ध्यान से समझना। क्या होगा कि ऊर्जा यहां से जो इकट्ठी हो जाती है, तो हो जाती है 38 अणु इकट्ठे हो जाते हैं एटीपी के। जब एक ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के द्वारा, तो वहां पर एटीपी के कितने अणु आते हैं, 38। और अगर कैलोरी में देखें तो लगभग 673 KCAL, यानी कैलोरी इतनी बर्न हो जाती है। यानी जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आपको ऊर्जा इतनी मिल जाती है। कैलोरी की फुल फॉर्म जानते होंगे, KCL, के का मतलब होता है किलो, और CL का मतलब तो कैलोरी है, यानी किलो कैलोरी। ये प्रक्रिया होती है हमारे श्वसन लेने की, जिसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाई छोड़ दी, तो आपके ब्लड में ये सारी चीजें इस तरीके से प्रक्रिया करती हैं। और इतनी हमारा, जब याद रखिएगा, जब एक ग्लूकोज टूटता है तो इतनी हमारी ऊर्जा मिलती है या इतनी कैलोरी मिलती है। अब जैसे किसी के मुंह बंद कर लिया, यानी उसको तकिया लगा दिया, ऑक्सीजन बंद कर दी। अब जब बंद कर दी तो आपने एक बात देखी होगी, वो आदमी थोड़ा सा तड़पने लगता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बंद कर लिया, काम खत्म हो गया, भाई इसको सांस ही तो नहीं आ रही, लेकिन वो तड़पता क्यों है, क्योंकि जब आपका 1 से 2 मिनट के बाद आपकी ऑक्सीजन अंदर आनी रुक जाएगी। सोचिएगा, हर सेकंड ऑक्सीजन ले रहे छोड़ रहे, ऑक्सीजन ले रहे छोड़ रहे, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जारी होगी वो अंदर जाती होगी, और इस प्रक्रिया से वो ग्लूकोज को तोड़ती होगी और हमें क्या प्राप्त करा देती है, ऊर्जा। आप अपने मूवमेंट कुछ भी कर रहे हैं बॉडी में, आपका हृदय धड़क रहा है, फेफड़े फड़क रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, हर किसी को क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी आपने रोटी के साथ खा तो ली है, लेकिन वो अभी आपको बॉडी में मिली कहाँ है, और बॉडी में कब मिलेगी, जब वो खून में पहुंच जाएगी, और खून में तो यहीं से आएगी। जब आप उसका मुंह बंद कर देते हैं तो ऑक्सीजन जानी बंद हो गई, और ऑक्सीजन जानी बंद हो गई तो सारे जो ऑर्गन होते हैं वो एनर्जी को चाहते हैं, और जब उन्हें एनर्जी नहीं मिलती तो वो एक तरह से खींचते हैं एक दूसरे को, और बॉडी में ऐसा महसूस होता है कि दम सा घुट रहे हैं, और इसी की वजह से आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है इसके आने की, कि इस तरीके से श्वसन की ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद ये 2 प्रकार की होती है। इसको देखा होगा ना कि बहुत से कहते हैं कि बीड़ी मत पिया कर, सिगरेट मत पिया कर, फेफड़े जाम हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो आप जो भी एक्स्ट्रा अगर कुछ कचरा है तो वो वहीं पर स्टोर हो गया होगा, धीरे 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 धीरे, और बाकी को बाहर कर देता है। उसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है तो वो ब्लड के अंदर से भी लाता है, बाकी चीजें तो निकल ही जाती हैं जो भी आपने लिया होगा, अगर वो थोड़े उनके कण भारी ना हुए तो। क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उनके कण थोड़े से मोटे हो जाते हैं और वो आपके फेफड़ों में जाम हो जाते हैं, और बहुत सालों बाद एक कचरे की तरह जम जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम से, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और जो हल्की गैसें होंगी, यानी हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम जो ले लिया होगा तो ऑक्सीजन अंदर गई और बाकी गैसें साथ साथ आ गई, और अंदर जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस प्रक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती होगी। तो ये जो वर्ड है ना, कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाई छोड़ दी, ऐसा नहीं है। आपने ऑक्सीजन ले ली और सारी तमाम गैसें छोड़ दी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वर्ड यूज होता है वो इसके लिए होता है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। बात आई समझ में? हम सब ने सुना होगा, एक ही बात बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाई छोड़ते हैं। अरे भाई, कार्बन डाई
इसका मतलब सल्फर ले गया होगा और तरह की गैसें होंगी, कोई परफ्यूम लगा कर या अल्कोहल होगा, किसी ने शराब पी ली, किसी ने बीड़ी पी ली, वो कहाँ गई? वो भी हाथों हाथ बाहर ही हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो ये प्रक्रिया के द्वारा निकलती है, जो बोला जाता है कि ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, यहां से छोड़ जाती है। आपको सक्सेस करिएगा, सक्सेस नहीं हुए फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर हम वही उल्टे सीधे स्टेटस लगाते हैं, और बाजी बाजी बच्चा स्टेटस लगाते, जैसे नौकरी में कोई फॉर्म वॉर्म में रह गया या कुछ रह गया, कोई ताना तो देगा ही भाई, क्योंकि हम तुम कंपटीशन वाले हैं। जब हम कोचिंग में कदम रखते हैं तो एक तरह से तानों की दुनिया में कदम रख लेते हैं। सबसे पहला ताना यही ले आता है कि भाई क्या कर रहा है, अभी ना हुआ तेरा, ये नहीं हुआ। और जो सिलेक्टेड हो गया उसकी बातें तो बहुत चुभती हैं भाई, क्योंकि वो तो बड़े स्टाइल के साथ कहता है, अरे यार तू अभी पढ़ ही रहा, तू ये कर रहा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब वैकेंसी निकली और हमने फॉर्म में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब हम अपना स्टेटस लगा रहे हैं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। तो वो थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं। जॉन एलिया साहब का बड़ा मशहूर शेर था इस पर। जॉन एलिया साहब ने कहा था कि ये जो तुम मेरा हाल पूछते हो, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछते हो, तुम्हें पता है मेरा हाल, इसलिए बार बार ये सवाल पूछते हो। कि श्वसन तंत्र भी दो तरीके से होता है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सब जने यही प्रक्रिया तो नहीं करते होंगे, कोई तो ऐसा होगा जो बिना ऑक्सीजन के भी काम चलाता होगा, यानी वो अपना भोजन तोड़ लेता होगा। तो ध्यान से समझना कि आपके जो श्वसन तंत्र होता है तो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन, जिसे कहते हैं एरोबिक और इसे कहते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक, ठीक है, ये प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में समझना, ऑक्सी श्वसन होता है, एनॉक्सी श्वसन होता है, एरोबिक कहते हैं, एनएरोबिक कहते हैं। और जो लोग ऑक्सी श्वसन करते हैं तो उन लोगों को बहुत ध्यान से समझना एरोबस कहा जाता है। एरोबस, ये वर्ड पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो लोग ऑक्सी श्वसन द्वारा सांस लेते हैं या अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एरोबस कहते हैं। अब इनके बारे में डिफरेंस समझना कि ऑक्सी क्या होता है और अनॉक्सी क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो भी लोग ऑक्सी श्वसन करते होंगे तो उनको जो है ऑक्सीजन जरूर ही चाहिए, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना काम नहीं चल सकता। तो इसका मतलब उन्हें ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? उपस्थित होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो आप सबने अभी देखा कि वो क्या करेगा? ग्लूकोज को क्या करना? तोड़ देगा, तोड़ना शुरू कर देगा। तो इसी के एक पूरी बात में लिखा गया था कि दोनों के बारे में एक बात पूछी गई कि ग्लूकोज या आपको एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है कि भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और जाहिर सी बात है उसमें कैसा होता होगा? एवो। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भोजन का या ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कौन करता है? ऑक्सी श्वसन करता है। दूसरी बात, अगर वो ऑक्सीजन की श्वसन की प्रक्रिया पूरी करेगा तो वही फॉर्मूला होगा C6H12 और O कितना होगा? C। और इसमें कौन मिल जाएगा? O2। और यहां से क्या टूटेगा? CO2 और प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। और ऊर्जा में क्या होगा? ATP होगा। यानी ये प्रक्रिया होगी। इसमें ध्यान रखना कि जो पूरी श्वसन क्रिया कराएगा वो क्या कहलाएगा? एरोबस कहलाएगा। ऑक्सीजन सबसे जरूरी है, उपस्थित होनी चाहिए। ग्लूकोज का ये वर्ड अच्छे से याद रखना कि एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि भोजन का या ग्लूकोज का पूर्ण दहन कौन करता है? तो ऑक्सी श्वसन वाले लोग करते हैं। और इसके फॉर्मूला तो याद रखने रखना। अब इसमें आता है कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं, यानी उदाहरण क्या क्या होंगे। तो उदाहरण में कौन कौन होते हैं? उदाहरण में होते हैं जीव जंतु और जीव जंतु में और कौन आ जाते हैं? हम भी आ जाते हैं, यानी मानव, हम भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। और दूसरा, क्या पादप भी ये काम करते होंगे या नहीं? यानी वनस्पति, आपको बता दें कि वनस्पति भी करते हैं। पादप के लिए भी क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कि वो दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाई लेते हैं। और रात में क्या करते हैं? कार्बन डाई छोड़ते हैं, सेम। तो वो क्या, अब इसमें प्रक्रिया को समझना। उस दिन जब आपको बता रहा था तो प्रकाश संश्लेषण में आपको एक बात याद होगी कि जो भी पादप होंगे, अगर आप दिखाई दे रहे हैं उजाले में तो ध्यान से समझना वो अपनी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बात आई ना समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा के लिए उन्हें जो है सूरज ही निकलना जरूरी होगा। मान लीजिए अगर ये ट्यूबलाइट जल रही है तो इसके अंदर से भी इतनी ऊर्जा निकल रही है कि आपका कोई भी पेड़ पौधा अपनी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यानी पत्तों से अपने प्रक्रिया को बना सकता है, ऊर्जा को।
अगर उसने पत्तों से ऊर्जा को बनाया होगा, दूसरा ऑक्सीजन। हमें एक बात समझ में आई कि दिन में क्या करता है, उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। वैसे ये कोई मैटर नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझना, हम कंपटीशन वाले लोग हैं, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। ये कोई बिल्कुल मैटर नहीं है कि रात हो या दिन हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये तो एक अनपढ़ की तरह हो गया कि रात में ऐसा करेगा, दिन में ऐसा करेगा। हम एक बात जानते हैं कि सब कहते हैं कि दिन में क्या करता है, वो क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, यानी वो ले लेता है। और रात में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है, और ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ले लेता है। तो ये बात तो हम जानते हैं, और इसलिए गांव में कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली प्रक्रिया होगी। अगर पेड़ को उजाला मिल रहा है तो वो रात में भी क्या कर लेगा, अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। अब ऐसा होता क्यों है फिर, इसका मतलब यह है कि जब उजाला कम होगा, यानी रोशनी पेड़ को कम मिलेगी, अगर इस पेड़ को रोशनी कम मिलेगी तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। और स्पीड में ये दो ही काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और O2। अगर इसको उजाला ज्यादा मिला तो ध्यान से समझना, O2 की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। और जब ऑक्सीजन की स्पीड बढ़ेगी तो वो ऑक्सीजन छोड़ना ज्यादा शुरू कर देगा। इसलिए दिन में उजाला होता है, पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन की दर क्या हो जाती है, ज्यादा, और जबकि कार्बन डाई की कम। कार्बन डाई भी छोड़ता है, ये मत सोचना कि कार्बन डाई नहीं छोड़ता, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अब जैसे ही रात हुई तो क्या होगा, अब कार्बन डाई स्पीड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड की दर बढ़ जाती है, जबकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कम। तो रात दिन से तो कोई मैटर है। अब हमें एक बात पता है कि अगर वो ऑक्सीजन को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन से क्या कर रहा होगा, अपने जो है ग्लूकोज को भी तोड़ रहा होगा, उसमें बना रहा होगा ऊर्जा को। तो लिख लेना, या इसको लिखा हुआ आता है रात करके। तो पादप भी ये प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीश्वसन में ही आते हैं। और पादप में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, कि वो क्या कर लेंगे, रात में ऑक्सीकरण द्वारा क्या कर लेंगे, ऑक्सीश्वसन कर लेंगे। तो ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं। बात है समझ में। तो ये तीन उदाहरण होते हैं, जीव जंतु, मानव और पादप भी क्या कर लेते हैं, रात में कर लेते हैं। अब आते हैं अनोक्सी में। अनोक्सी में अगर देखा जाए तो अनोक्सी में क्या होता है, तो अनोक्सी में सबसे पहली बात तो यही होगी कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। बात है समझ में। दूसरा, हमें एक बात पता है कि इसमें ग्लूकोज तो होगा ही होगा। अब ग्लूकोज को वो तोड़ना शुरू करेगा, C6H12 और वो कितना होगा, 6। अब बहुत ध्यान से समझना, काम की बात भी निकल कर आएगी यहां से। जब हमें पता है कि ये जब प्रक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन तो यहां से हुआ नहीं, अभी टूटना शुरू करेगा। सेम कंडीशन टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो टूटेगा, किसमें टूटेगा, H2O में भी टूटेगा। लेकिन इसके साथ अतिरिक्त कुछ आता है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा एथेनॉल, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड, ये आते हैं। बहुत ध्यान से समझना। सबसे एथेनॉल क्या होता है, शराब बनाने के लिए जो यूज किया जाता है तो एथेनॉल का ही प्रयोग किया जाता है। अब शराब कैसे बनती है, आप सब जानते हैं कि अंगूर वगैरह जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज ही होता है। बताए ना तुमने। और ग्लूकोज में क्या करते हैं कि जब एथेनॉल यानी एथेनॉल को मिलाया जाता है, वेरी गुड, एथेनॉल को मिलाया जाता है तो इसके निर्माण से क्या होता है, शराब बनती है। और शराब बनाने में ही क्या होता है, इसको सड़ाया गलाया जाता है। और एक वर्ड याद होगा कि एथेनॉल नहीं मिलते तो मिलाते हैं खमीर। खमीर का वर्ड का नाम सुना होगा, जैसे ईस्ट कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं। अब खमीर क्या होता है ये भी बात समझिएगा। खमीर जितने भी ब्रेड वगैरह होते हैं तो एक तरीके से इनमें सब में पाया जाता है। और आपको बता दें, खमीर भी सॉरी क्या है, एक तरह का जीवित प्राणी है, मतलब दिखाई तो नहीं देता, जिंदा होता है। एक तरह से ऊर्जा होती है, एक तरह से कीड़ा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि हमारे लिए लाभदायक होता है। ध्यान से समझना, खमीर भी हर जगह है, यहाँ भी, पानी में भी, हर जगह खमीर पाया जाता है। खमीर बस एक सूक्ष्म जीव है और वो क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो क्या करते हैं, अंगूर वगैरह में, अंगूर में सबको पता है ग्लूकोज भरा हुआ है। आपने देखा होगा कि अंगूर की जब वो शराब बनाते हैं, जो अच्छी वाइन वगैरह बनाते हैं, तो वो किसी पेटी में उसके अंगूर को बढ़िया करके उसके रस को बंद कर देते हैं। और उस रस को बंद करने के बाद वो क्या मिला देते हैं, खमीर। यानी इससे स्ट्रॉन्ग वाली या बढ़िया वाली उनकी वाइन या शराब बनती होगी। और बहुत सड़ने गलने के बाद अब खमीर होगी तो वो सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में। बात समझिएगा, दो तीन चीजें से सड़ती हैं। अगर चीजें सड़ गई तो आपके नुकसान देती हैं डाइजेशन में, और ये अगर खमीर के द्वारा सड़ाई गई है, गलाई गई है, तो वो इतना नुकसान नहीं देती है, कह सकते हैं एक अच्छी वाइन या शराब बन जाती है। तो इनके द्वारा क्या बन जाती है,
शराब बन जाती है। अब इस कंडीशन में ये सारी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, और इसमें जब बनता है तो एथेनॉल और क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा 2-4 दिन बन जाए, जैसे देख लिया कि नए साल पे जिम करूंगा या दबंग वबंग फिल्म देख ली कि बॉडी बनाने पहुंच गए जिम, और बॉडी बनाने पहुंच गए, डंबल उम्बल उठाए और रात को सोए और सुबह को उखड़े तो अकड़ गए। भाई साहब ये नहीं हिल लिया, ये नहीं हिल लिया, वजह क्या हुआ, उनकी मांसपेशियां बड़ी दर्द करने लगी। जब अचानक आप ज्यादा वर्क कर लेते हो तो आपकी बॉडी या मांसपेशियां एक अम्ल रिलीज करती हैं जिसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल। वो लैक्टिक अम्ल स्टोर हो जाता है, वो ऑक्सीजन से नहीं हुआ, वो आपकी ज्यादा मेहनत या आपने रेस कर ली वगैरह कुछ ज्यादा, तो भी उनको थकापन जो महसूस होती है मांसपेशियों में, मांसपेशियों की थकापन यही है, या तो आपकी उम्र हो गई है या कुछ वैसी दिक्कत है, या लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल की वजह से आपकी मांसपेशियों में क्या हो गया है, दर्द हो गया, तो लैक्टिक अम्ल ये वाला काम होता है। अब इसके उदाहरण अगर देखें तो इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, और सबसे ज्यादा पूछा गया एक वर्ड किण्वन। हाँ, किण्वन। अब किण्वन क्या है, ध्यान से समझना कि ग्लूकोज से एथेनॉल या खमीर के द्वारा जो हमने शराब बनाई थी, ये विधि ही क्या कहलाती है, किण्वन विधि कहलाती, तो किण्वन भी होता है। दूसरा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तीसरी कंडीशन में देखें जो बीज होते हैं, जो मोस्ट बात है उसको ध्यान से समझना कि बीज का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण, वो भी किसका उदाहरण है, अनोक्सी का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा वो भी अनोक्सी का उदाहरण होता है। तीसरा हमारी मांसपेशियों में जो दर्द हो जाता है, यानी मांसपेशियों में, तो ये भी किसका उदाहरण होता है, इसी का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली कुछ उदाहरण हो जाते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, अनोक्सी, और ये चीज क्या कहलाती है, ऑक्सी कहलाती है। ऑक्सी में आप समझ गए कि ऑक्सी में किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की, और अनोक्सी में उसकी जरूरत नहीं होती। और दूसरा इसमें जो ऊर्जा बनती है, यानी ऐसा नहीं होगा कि इसमें से ऊर्जा नहीं बनेगी, यहां से ऊर्जा बिल्कुल बनेगी, लेकिन ऊर्जा बहुत ना के मात्रा में बनती है। अब ऊर्जा जो स्टोर होगी तो यहां भी एटीपी की फुल फॉर्म में ही होती है, यानी एटीपी की फॉर्म में होगी, और लेकिन कितनी ऊर्जा होगी, कितने अणु होंगे, तो यहां होंगे 2 अणु, और लगभग में देखा जाए तो 2 अणु लगभग 34 से 35 कैलोरी होती है, लेकिन एग्जाम में लगभग में 50 कैलोरी लिखा हुआ आता है, KCl ये लिखा हुआ आता है। अब दोनों में फर्क समझना, यहां पर कितने अणु बनने थे, 38, और वहां पर कितने बनने हैं, 2 अणु बने, और यहां पर लगभग कैलोरी कितनी थी, 673, और जबकि वहां पर कितनी है, लगभग 50। लगभग देखा जाए तो 30-35 के लगभग होती है, लेकिन अप्रोक्स में उसको इतना लिख देते हैं कि 50 कैलोरी के बराबर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में वर्ड है ये अणु, कि आपके अनोक्सी में कितने अणु बनते हैं, यानी ऊर्जा एटीपी बनती है, और इसमें कितनी बनती है, तो इसमें बनते हैं 38, और वहां पर बनते हैं 2। अगर यहाँ एक ग्लूकोज टूटा तो 38 अणु बनेंगे, और वहां एक ग्लूकोज टूटा तो कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। बाकी इनके उदाहरण एग्जाम